वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। मैं प्रेमचंद यादव, अतिथि प्राध्यापक भूगोल विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत में प्रवास अर्थात माइग्रेशन इन इंडिया। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे और इस दौरान हम देखेंगे कि भारत में प्रवास का क्या स्थिति वर्तमान में है और इससे पूर्व के दौर में किन किन क्षेत्रों में भारत में प्रवास हुए हैं, प्राचीन काल में प्रवास की स्थिति क्या थी और कुछ हम वैश्विक संदर्भ में भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रस्तावना के तहत हम प्रवास को देखने का प्रयास करें। तो प्रवास एक सामान्य घटना है। प्रवास का तात्पर्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, अर्थात यह प्रक्रिया विश्व में प्राचीन काल से आपको देखने को मिलेगी। जब लोग शिकार करने के उद्देश्य से पशुओं के चारे पानी की व्यवस्था करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते थे और जो उस समय की कृषि पद्धति थी वो स्थानांतरणशील कृषि थी। लोग एक जगह कृषि कार्य करते, फिर दूसरे जगह भूमि को साफ करते और एग्रीकल्चर कार्य करते, अर्थात इस प्रकार उस समय माइग्रेशन का चलन था। लेकिन बाद की दौर में यह परिदृश्य बदलता गया। लोग इसके बाद बैलगाड़ी एवं घोड़ा गाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लगे। परंतु वैश्विक स्तर में प्रवास का एक बड़ा चेंजिंग मोड़ आपको तब दिखाई पड़ेगा जब पुनर्जागरण काल के बाद अर्थात रेनेसां पीरियड के समय के पश्चात, जब विश्व में विभिन्न महाद्वीपों की खोज हुई, अनेक देश जो पूर्व में जानकारी में नहीं थे उन देशों की खोज की गई। जैसे उत्तर अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया, जबकि भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा ने किया। वहीं दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का एक कंट्री दक्षिण अफ्रीका की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। ठीक इसी प्रकार अनेक नए राष्ट्र पुनर्जागरण काल के बाद प्रकाश में आए और माइग्रेशन अर्थात प्रवास का बदलता प्रतिरूप आपको इसके बाद दिखाई पड़ेगा। और 17वीं और 18वीं सदी में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो यूरोपीय देशों की एक महत्वपूर्ण नीति थी और इस इंपीरियलिज्म और कोलोनाइजेशन व्यवस्था के तहत उन्होंने विश्व के अन्य देशों पर अपना अधिकार स्थापित किया, वहां कॉलोनियां स्थापित किए। जैसे पुर्तगाल के लोगों द्वारा दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलिविया में कॉलोनियां स्थापित की गई और यहाँ के लोग अर्थात पुर्तगाल के लोग जाकर वहां बस गए। इसके पश्चात हम देखें
तो यूरोपीय लोगों का ही माइग्रेंट उत्तरी अमेरिका में हुआ। आज भी आपको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या यूरोपियन है। वहाँ पर मूल जनसंख्या आपको कम दिखाई पड़ेगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वहाँ का मूल लोग है वो रेड इंडियन है, जबकि बाकी पॉपुलेशन आपको माइग्रेंट दिखाई पड़ेगी। अर्थात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ने विश्व में प्रवास की स्थिति को चेंज कर दिया और यह वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद हम बात करें प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों पे। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक में भौतिक कारण, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा। तो पहले हम देखें भूकंप की स्थिति। आप देखेंगे कि भूकंप के कारण एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं। इसका उदाहरण भारत में 2001 का भूज का भूकंप। जब भूज में भूकंप आया तो लाखों की संख्या में लोग वहां से घर बारी छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में प्रवास कर गए। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र में कोयन्ना का भूकंप जो 11 दिसंबर 1967 को आया और कोयन्ना के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का लगभग 50,000 लोग इस भूकंप में मारे गए और अधिकांश जनसंख्या दूसरे क्षेत्रों में माइग्रेट कर गई। ठीक इसी प्रकार नेपाल का भूकंप जो देखे होंगे आपकी पिछले वर्षों में, जो 2014 की घटना है, आया था। इसके पश्चात वहां से अर्थात काठमांडू शहर तहस नहस हो गया था और अधिकांश जनसंख्या माइग्रेट कर समीपवर्ती क्षेत्रों में चली गई थी। बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी के कारण भी जनसंख्या प्रवास करती है। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। नवंबर 2019 की घटना है। माउंट ताल जो फिलीपींस का एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट ताल में ज्वालामुखी के उद्गार के कारण वहां के लोग प्रवास कर, जो फिलीपींस का राजधानी मनीला है वो माउंट ताल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और माउंट ताल के क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या माइग्रेट कर मनीला की तरफ चली गई और अन्य क्षेत्रों में भी माइग्रेट कर गई। दूसरा ज्वालामुखी से उदाहरण हवाई द्वीप का किलायू ज्वालामुखी। और किलायू ज्वालामुखी में ज्वालामुखी उद्गार के कारण यहाँ पर निवासित जनसंख्या लाखों की संख्या में अमेरिकी तटों पर अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की तटों की ओर माइग्रेट किया। तो ये उदाहरण है जो ज्वालामुखी एक महत्वपूर्ण कारक है प्रवास का, जो प्राकृतिक कारक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखें भूस्खलन। भूस्खलन की घटना अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में होता है और जब यह भूस्खलन होता है तो वहां जब भूस्खलन होने के कारण लोग उसमें दब जाते हैं, परंतु जो बची हुई जनसंख्या होती है वो डर से दूसरे क्षेत्रों में प्रवास कर जाती है। अर्थात जब हम इन प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें तो ध्यान में ये रखें कि एग्जाम्पल हमारे वर्तमान से रेलिवेंट हो, क्योंकि कोई भी उदाहरण यदि हम वर्तमान से जोड़कर देते हैं तो जो परीक्षक होता है वह बिल्कुल उससे प्रभावित होता है। बात करें हम नेक्स्ट बाढ़ की। तो बाढ़ भी एक भयंकर
आपदा है जो माइग्रेशन को प्रभावित करती है। एक उदाहरण देना मैं चाहूँगा केरल से संबंधित। 2017 में केरल में भयंकर बाढ़ आई थी और वहाँ नदियाँ उफान पर थी, जिसके कारण वहाँ के लोग जो तटीय इलाके हैं उसके केरल के, वहाँ से माइग्रेट कर लोग जो है कि उच्चवर्ती क्षेत्रों में चले गए थे अर्थात। और इस प्रकार की घटनाएं आपको बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में खूब देखने को मिलेंगी, जिनका उपयोग आप अपने आंसर राइटिंग के संदर्भ में करें। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग सूखा। सूखा एक प्रभावशाली कारक है जो माइग्रेशन को प्रभावित करती है। सूखा के कारण लाखों की तादाद में लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि गुजरात में सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का इलाका जो मई और जून के महीने में भीषण सूखा पड़ता है और सूखे के कारण लोग समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मानवीय कारक, प्रवास को प्रभावित करने वाले। और मानवीय कारक के अंतर्गत हम देखेंगे प्रौद्योगिकी कारक अर्थात टेक्नोलॉजी इफेक्ट। प्रौद्योगिकी प्रवास को कैसे प्रभावित करती है? तो जिस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित होगा और किसी दूसरे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी कारक कम विकसित होंगे, जैसे उदाहरण के लिए गांव और नगर। गांव में तकनीकी और अन्य सुविधाएं कम होती हैं, जबकि नगरों में प्रौद्योगिक सुविधाएं अधिक होती हैं। अतः जनसंख्या गांव से नगर की ओर प्रवास करती है। बात करें हम आर्थिक कारक की, तो आर्थिक कारक में आप देखेंगे कि संसार के जितने भी प्रवास हुए हैं उसमें से अधिकांश प्रवास आपको आर्थिक आधार पर प्रेरित मिलेंगे। इसमें जो गरीब अर्थव्यवस्था के राज्य अथवा देश होते हैं, वहाँ से संपन्न अर्थव्यवस्था वाले राज्यों अर्थात देशों में लोग माइग्रेट करते हैं। इसका उदाहरण हम देखने का प्रयास करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार के गिरमिटिया मजदूर जो कैरेबियन द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए थे, जो वहाँ की बागानों में काम करते थे, ये एक आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मिलेगा। दूसरा बात करें केरल, जो केरल के लोग हैं, केरल के लोग आर्थिक कारण से ही अरब प्रायद्वीपों में प्रवास करते हैं और वहाँ जाकर नौकरी करते हैं, वहाँ पैसा इकट्ठा करते हैं और नौकरी करने के पश्चात फिर वापस पुनः अपने देश लौट आते हैं। इसी प्रकार पंजाब के जो लोग हैं वे लोग आपको कनाडा में दिखाई पड़ेंगे। ये भी एक रोजगार की तलाश में माइग्रेट करते हैं कनाडा की तरफ। और कनाडा में आज आप पाएंगे कि कम से कम 5 लाख के आसपास जनसंख्या जो पंजाब के लोगों की है कनाडा में निवासित है, अर्थात एक बड़ा कारण है आर्थिक कारण। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या सघनता बढ़ने के कारण यूरोप की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक कारण से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका की तरफ प्रवास किया, क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि और उद्योग धंधों की संभावनाएं अधिक थी। यही कारण है कि यूरोप के लोग दूसरे क्षेत्रों में प्रवास किए। नेक्स्ट फैक्टर हम देखें जनाधिक्य। जब किसी देश अथवा राज्य में जनसंख्या अधिक बढ़ जाए, जनाधिक्य की स्थिति हो जाए, तो वहां से जनसंख्या रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करती है। 18वीं सदी में जब पुर्तगाल और स्पेन की जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि वहाँ की जो
और महारानी जिनका नाम जॉर्ज हेनरी था, उन्होंने निर्णय लिया कि संसाधन की खोज हेतु पुर्तगाल के लोगों को और स्पेन के लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाना होगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि नए नए देशों की खोज हुई। अर्थात यह एक बेहतर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें सामाजिक कारक की, तो सामाजिक कारक में आपको भाषा और धर्म दिखाई पड़ेगा कि ये भी प्रभावशाली फैक्टर हैं। जैसे सामाजिक कारकों में रीति रिवाज, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक उत्थान, वैवाहिक प्रवास महत्वपूर्ण है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पार्टीशन के पश्चात जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट की, और जो हिंदू जनसंख्या थी वो भारत की तरफ माइग्रेट की। अर्थात कहीं न कहीं सामाजिक कारक भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। ठीक इसी प्रकार का उदाहरण, भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारत के लोग म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका में प्रवास किए और वहीं जाकर बस गए। अतः यह एक बड़ा प्रभावशाली फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखें राजनीतिक कारक अथवा प्रशासकीय नीति। राजनीतिक कारक भी प्रवास को प्रभावित करती है, जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया तो तिब्बतियों की जनसंख्या शरणार्थी हो गई, और तिब्बतियों के जो वर्तमान प्रमुख हैं, जो भारत में दलाई लामा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को क्या आपके देश में शरण दी जाएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया और दलाई लामा के रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए तिब्बतियों को हिमाचल प्रदेश में बसाया गया। छत्तीसगढ़ में आपको मैन पार्ट में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और, बांग्लादेशी शरणार्थी। जब बांग्लादेश का उदय हुआ उसके पहले ही अनेक बांग्लादेशी जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आ गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा के क्षेत्रों में। अर्थात वहाँ पर बांग्लादेशियों के लिए स्पेशल व्यवस्था रहने को की गई। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो बांग्लादेशियों को साउथ छत्तीसगढ़ में बसाया गया, और यदि नॉर्थ छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो सरगुजा जिला में जो अंबिकापुर का क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में आपको बांग्लादेशी मिलेंगे, और उनको यहाँ भूमि प्रदान की गई, रहने की व्यवस्था मुहैया कराई गई। अर्थात ये राजनीतिक कारक हैं जो माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवास के परिणाम। अर्थात जब किसी क्षेत्र से दूसरे इलाके में माइग्रेट होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो देखेंगे हम परिणाम में जनांकीय परिवर्तन संबंधी परिणाम। यदि इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें तो केरल का जो क्षेत्र है, अर्थात जो केरल राज्य है, वहाँ की लिंगा अनुपात भारत में सर्वाधिक है, और इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ की जो अधिकांश पुरुष जनसंख्या है, जो युवा वर्ग पुरुष है, वह रोजगार की तलाश में अरब प्रायद्वीप को माइग्रेट करती है, और यदि पुरुष जनसंख्या माइग्रेशन कर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। यही कारण है कि केरला में लिंगानुपात अधिक है, और साथ ही साथ युवा वर्ग प्रवास कर जाता है उस राज्य अथवा देश में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बचती हैं, जिससे वहाँ की सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, जो
सोशल संरचना है वह बदलती है, अर्थात कहीं न कहीं जनांकीकी परिवर्तन प्रवास का एक परिणाम होता है। नेक्स्ट बात देखें हम, भाषा और धर्म संबंधी परिणाम, अर्थात भाषा और धर्म संबंधी परिवर्तन। जब प्रवास बड़े समूहों में होता है तो उससे भाषा और धर्म तथा संस्कृति में परिवर्तन होता है। भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेजों ने हमारे देश में अपनी धर्म और भाषा को थोपने का प्रयास किया। यहाँ के शासकीय नीति निर्णय और यहाँ की राजनीति में, व्यवस्था में अपनी भाषा अंग्रेजी को उन्होंने अहमियत दी और यहाँ का कानून भी अपने भाषा के आधार पर उन्होंने बनाया, अर्थात अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजियत थोपने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार बात करें हम यहूदियों की, तो यहूदी धर्म के लोगों ने इजराइल पर अपनी भाषा थोपने का प्रयास किया है तथा धर्म को भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार देखें इसका एग्जाम्पल भारत में, तो जब बांग्लादेशी शरणार्थी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आए तो वहाँ पर अपनी भाषा, नॉर्थ ईस्ट के जो मूल ट्राइबल थे, मूल जनजातियां थी, उन जनजातियों पर अपनी भाषा और धर्म को थोपने का प्रयास किया, जिससे वहाँ की मूल जनजातियां संकट की स्थिति में आ गई। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में एनआरसी करने का निर्णय लिया और इस राष्ट्रीय रजिस्टर प्रणाली में यह निर्णय लिया गया कि जो भी बांग्लादेशी 1971 के पहले आए होंगे उनकी नागरिकता यहाँ स्वीकार की जाएगी और उसके बाद जो आए होंगे उन्हें सुरक्षा देने का नया उपाय बताया जाएगा। अर्थात यह बांग्लादेशी शरणार्थी एनआरसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें हम भारत में प्रवास के प्रकार की, तो भारत में जो प्रवास है वो 4 प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास, भारत में जो सर्वाधिक आंतरिक प्रवास होता है उसमें ग्राम से ग्राम की ओर है, जो 100% में से 56% प्रवास भारत में ग्राम से ग्राम की ओर होता है। इसमें जो इलाके बेरोजगारी एवं रोजगार के अभाव में होते हैं, वहां से बड़े फर्मों की तरफ लोग आशा की नजर से प्रवास करते हैं। भारत में इस प्रकार का प्रवास सतलज गंगा के मैदान तथा तटवर्ती प्रदेशों में होता है, क्योंकि सतलज गंगा का जो मैदान है वो उर्वर भूमि है और यहाँ के जो कृषि फर्म हैं, बड़े कृषि फर्म हैं, और इन बड़े कृषि फार्मों में काम करने के लिए जो समीपवर्ती क्षेत्रों की जनजातीय जनसंख्या है वो लेबर के रूप में कार्य करती है और ये प्रवास अधिकांश पुरुष प्रधान होते हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कि जो भी जनसंख्या छोटे ग्रामों से बड़े कृषि फर्मों की तरफ प्रवास की थी, जैसे बिहार और यूपी के लोग तथा झारखंड के लोग, पंजाब और हरियाणा के बड़े कृषि फर्मों में काम करने जाते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग असम के चाय बागानों में कार्य करने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इन मजदूरों की स्थिति
आपको भयावह देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन किया गया, इस दौरान ये दिहाड़ी मजदूर का कार्य बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए और इस स्थिति में इनकी स्थिति बेहद खराब हो गई है। और देखेंगे कि इन दिहाड़ी मजदूरों को भारत सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर अपने जो मूल स्थान अर्थात मूल राज्य है वहां भेजा जा रहा है और इनकी स्थिति बेहद दयनीय है। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के भूगोलविदों, समाजशास्त्रियों ने इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के भूगोल वेताओं द्वारा भी इस पर चर्चा हुई और उस चर्चा में यह बात लोगों द्वारा कही गई कि कैसे कोरोना वायरस से पहले शहर जो है एक राजा की भूमिका में होते थे, जबकि वर्तमान में वह रंक की भूमिका में नजर आ रहा है, क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिकांश इस समय परेशान है खाने पीने की सामग्री को लेकर, क्योंकि शहर में अन्य चीजें, सारी सुविधाएं उत्तम प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन खाद्यान्न फसल के लिए अर्थात खाने की चीजों के लिए उसे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंडेंट रहना होता है। अतः वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे कि इस महामारी के कारण कहीं न कहीं शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो ये ग्राम की ओर प्रवास का एक रेलेवेंट उदाहरण था। दूसरा हम देखें ग्राम से नगर की ओर, तो यह एक सामान्य प्रवास है। भारत में इस प्रकार का कुल आंतरिक प्रवास 21.7% होता है और ग्राम से नगर की ओर प्रवास का उदाहरण मैं दूं तो इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वो नगर के क्षेत्र में जो बड़े उद्योग होते हैं उन उद्योगों में काम करने के लिए जाती है, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जबकि अन्य गन्ना के उद्योग जैसे आप कानपुर का क्षेत्र देखें, चाहे अन्य मुंबई का क्षेत्र देखें जो सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा क्षेत्र है, अहमदाबाद का क्षेत्र देखें, कलकत्ता का क्षेत्र देखें, इन क्षेत्रों में छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से जब जनसंख्या माइग्रेट करती है तो हम इसे ग्राम से नगर की ओर प्रवास कहते हैं। तीसरा हम देखेंगे नगर से ग्राम की ओर प्रवास। भारत में कुल प्रवास का 7% प्रवास नगर से ग्राम की ओर होता है, अर्थात नगर से ग्राम लोग इसलिए प्रवास करते हैं कि जब लोग सेवा से निवृत्त होते हैं, अर्थात नौकरियों से सेवानिवृत्त होने के पश्चात लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और अपने छोटे लघु उद्योग और व्यापार में कार्य करने हेतु उनकी रुचि होती है। अतः ये सभी लोग नौकरी करने के पश्चात नगर से ग्राम की ओर करते हैं। नगर से नगर की ओर प्रवास चौथा प्रवास होगा। भारत में इस प्रकार का प्रवास में लगातार वृद्धि हो रहा है, क्योंकि लोग छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर अर्थात महानगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। वर्तमान में यह प्रवास भारत में 15% है और इस प्रवास में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ से गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली के क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, क्योंकि इनको रोजगार की आवश्यकता होती है और रोजगार की तलाश में ये लोग जो है दूसरे राज्यों की तरफ प्रवास करते हैं। इन प्रवासियों की स्थिति भी वर्तमान दौर में कोविड-19 के बाद बेहद खतरनाक है
और आप पाएंगे कि कुछ लोग बड़े महानगरों से लॉकडाउन के पश्चात साइकिल के माध्यम से अपने घर की ओर लौटे, कुछ लोगों ने पैदल लौटने का प्रयास किया और इस दौरान भारत में हजारों की संख्या में मजदूर मारे गए। यह मजदूरों की, या हम कहें भारत जो ग्राम प्रधान देश है अर्थात गांवों का देश है, इस समय उन ग्रामीण मजदूरों की स्थिति भयावह है। और आप पाएंगे कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में बड़े बड़े शिविर लगाए गए हैं जिसमें इनको वहाँ पर जो है कि भोजन मुहैया कराया जा रहा है, फिर भी इन ग्रामीण मजदूरों की स्थिति इस समय दयनीय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के लोगों का बाह्य प्रवास, अर्थात भारत के लोगों का विश्व के अन्य देशों में कहाँ कहाँ प्रवास हुआ है। तो देखेंगे हम दक्षिण पश्चिम एशिया अर्थात खाड़ी के देश के प्रवास, जो भारत का तटवर्ती इलाका है पश्चिम का, वहाँ की अधिकांश जनसंख्या कार्य करने हेतु खाड़ी के देशों में माइग्रेट करती है, जैसे केरला, कर्नाटका, गोवा, इन क्षेत्रों की जनसंख्या खाड़ी के देशों में कार्य करने जाती है। दूसरा देखें हम पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में देखेंगे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, इन देशों में हमारे देशों से जो अधिकांश मुस्लिम व्यापारी हैं अर्थात वे कार्य की तलाश में इन देशों की ओर माइग्रेट करते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ से लोग म्यांमार के क्षेत्रों में कार्य करने हेतु जाते हैं। इस समय जितने भी लोग अन्य देशों में निवासित हैं उनकी स्थिति कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण संतुलन की स्थिति नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट इलाका हम देखें दक्षिण पूर्वी एशिया की। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में भी भारत की जनसंख्या प्राचीन काल से आपको माइग्रेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे भारत में बौद्ध धर्म के लोग दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु गए और उन देशों में ही लंबे समय तक रहने के बाद वहाँ के स्थायी निवासी बन गए। ठीक इसी प्रकार देखें हम भारत के लोगों का यूरोपीय प्रवास। तो भारत की आज भी लाखों की जनसंख्या यूरोप के देशों में निवासित है। जहाँ पर भारत की जनसंख्या अधिकांश रहती है उन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर भारत की अधिकांश जनसंख्या आपको यूरोप में दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें लैटिन अमेरिकी देशों की। तो लैटिन अमेरिकी देशों में अर्जेंटीना, ब्राजील, यहाँ पर भारत के कम लोग माइग्रेट किए हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका के तहत एक कैरेबियन द्वीप समूह का इलाका आता है, जहाँ पर कैरेबियन द्वीप समूह में फ्रेंच गयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, इन क्षेत्रों में भारतीयों का अधिकांश प्रवास हुआ है। और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश लोग मिलेंगे। यदि हम यहाँ का एक एग्जाम्पल देखें तो जो कैरेबियन द्वीप समूह अर्थात कैरेबियन देश में क्रिकेट खेली जाती है और वहाँ की क्रिकेट में एक राम नरेश सरवन जो क्रिकेटर हुआ करते थे वो भारतीय मूल के थे। इस प्रकार आप पाएंगे कि भिन्न भिन्न देशों में भारत के लोग प्रवास किए हैं। इसी प्रकार भारतीय लोगों का प्रवास अफ्रीकी महाद्वीप में भी हुआ है। अफ्रीकी महाद्वीप में जो अफ्रीका का पूर्वी इलाका है, अधिकांश आपको भारत के जो पश्चिमी प्रदेश के लोग हैं आपको यूरोप में पूर्वी देशों में मिलेंगे। अर्थात अफ्रीका में भारत का प्रवास प्राचीन काल से होता रहा है और आज भी अफ्रीकी जनसंख्या में यहाँ का अर्थात भारत के मूल लोग आपको वहाँ दिखाई पड़ेंगे। यदि भारत में प्रवास का मूल्यांकन करें तो जो भारत में आंतरिक प्रवास है और जो भारत के बाह्य प्रवास हैं, आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक सबसे
प्रभावशाली कारक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लोगों का मूल जड़ होता है और धन की प्राप्ति हेतु और अपने पेट की पालने की व्यवस्था करने हेतु लोग दूसरे देशों में प्रवास करते हैं। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रवास एक सतत प्रक्रिया है। विश्व में जब से मानव का ओरिजिन हुआ तब से मानव एक देश से अर्थात अपने ओरिजिन से दूसरे स्थानों पर प्रवास करता रहा है और प्रवास प्राचीन काल में भी हुए, प्रवास मध्यकाल अर्थात पुनर्जागरण युग में भी हुए, प्रवास आधुनिक काल में भी हुए और प्रवास आज भी जारी हैं। इन प्रवासी लोगों के सुरक्षा और नियंत्रण हेतु दुनिया के हर देश की सरकार विशेष रूप से राजदूतों की नियुक्ति करती है जो इनका देखरेख करने का काम करते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण रूप से विदेश मंत्रालय होता है जो कि इसका कार्य करता है। अर्थात हमारे अध्ययन का जो यह टॉपिक था एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जिसका उपयोग आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं और जब कहीं आप अपनी बात रखें उस समय भी इस प्रकार के टॉपिक का जिक्र कर सकते हैं। अतः प्रवास एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषय है और मुझे लगता है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको प्रवास को समझने में एक नया विजन मिलेगा और इस लेक्चर का आपकी सफलता में सहभागिता होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।